फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज इसके दूसरे भाग में राजस्व व्यवस्था की बात देखते हैं। पहले वीडियो में हमने इसके जीवन के प्रारंभिक स्थिति के बारे में देखा, कैसे इसने शासन चलाया। इसका प्रधानमंत्री जो खाने जहां मकबूल था, जिसके माध्यम से ही ये इतना ख्याति प्राप्त कर सका, जो तेलंगाना का ब्राह्मण था, इसका पूरा ख्याति का श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है। इसके बाद हमने राजस्व नीति के बारे में पहले भाग में देखा था, किसने तकावी ऋण बंद कर दिया, भूमि निर्धारण की वैज्ञानिक प्रणाली जो थी वह त्याग दी और अंदाज करके ज़मीन का कर निश्चित कर लिया, स्थायी कर निश्चित कर दिया। हिसामुद्दीन ने खालसा भूमि की राजस्व 6 करोड़ 85 लाख अनुमानित की, 6 करोड़ 85 लाख टंका ही इसने निश्चित किया और 24 कष्टप्रद करों को हटा दिया। इतनी बातें हो चुकी थी। अब इस वीडियो में आगे देखते हैं। जो 24 कष्टप्रद कर हटाए उनमें मकान और चरागाह भी शामिल थे, जिसको लेकर के जनता बहुत परेशान थी। यहाँ भू राजस्व का जो संबंध है, इसने राज्य की मांग को कम कर दिया। यह एक बड़ा कार्य था कि भू राजस्व कम कर देना। इसने सूबेदार को अपनी नियुक्ति के समय और प्रतिवर्ष भेंट के रूप में जो धन देना पड़ता था उसे भी हटा दिया, क्योंकि सूबेदार भी जनता से ही वसूल कर ले आते थे और भेंट के रूप में फिरोज को तो प्रस्तुत करते थे, देते थे। इसने कुरान के नियम के अनुसार केवल 4 कर ही लगाए: खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। पहला खराज यह भूमि कर था, जो भूमि से लिया जाता था सामान्य तौर पर किसानों से, मुख्य रूप से हिंदुओं से ही लिया जाता था खराज कर। दूसरा खम्स नामक कर लगाया। खम्स पहले से भी चला आ रहा था। यह होता है जब सैनिक कहीं युद्ध करने जाते थे तो जो धन वहाँ पर लूट करके ले आते थे, लूट कर जो प्राप्त किया गया धन है उसका 1/5 भाग, लगभग 20% को खम्स कहते थे। शेष यानी 20% राजा ले लेता, सुल्तान ले लेता था लूट का, और 80% जो लूटे हुए धन था उसको सैनिकों में बांट दिया जाता था, जो सैनिक लूट के ले आते थे। यद्यपि नियम हर जगह नहीं लागू हो पाया, लोगों ने इसका उल्टा कर दिया था। 80% अपने ले लेते सुल्तान और 20% ही बांटते थे। इसने सही किया जैसा कुरान में है। फिर इसने अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक की वाली स्थिति छोड़ करके 80% लेने की 1/5 भाग ही अपने लिए लिया। तो अब फिरोज ने इस्लामी प्रथा के अनुसार 1/5 भाग ले लिया और 4/5 भाग सैनिकों को दिया। इसके बाद इसने जजिया कर लगाया, जो पहले से चला आ रहा था, इसे समाप्त नहीं किया। 24 कर समाप्त किया था, 5 कर चल रहे थे, यानी इसके पहले लोग 29 कर लेते थे, कम से कम 29 तरह के। इसने 5 तरह के ही टैक्स लिए थे कुल मिला के। 4 पहले: खराज, खम्स, जजिया, ज़कात, और बाद में उस्र जोड़ा था इसने। तो जजिया वसूल किया इसने गैर मुसलमानों से।
यह जजिया वसूल करने वालों में सबसे कठोर व्यक्ति था। कठोरता से पेश आता था। जजिया कर जो नहीं देता था उसको तरह तरह से प्रताड़ित करता था। यहाँ तक कि पहले के समय में ब्राह्मण या तो जजिया कर से मुक्त थे या किसी तरह से बच जाया करते थे। इसने न केवल ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया बल्कि यह कड़ाई से पेश आया, बहुत कड़ाई से पेश आया जजिया कर वसूल करने में। अगला कर ज़कात था। ज़कात लगभग 2.5% की दर से मुसलमानों से वसूल किया जाता था। यह केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता था। ज़कात गैर मुसलमानों से नहीं वसूल किया जाता था। यह जो पैसा उस प्राप्त होता था, जो टंके प्राप्त होते थे 2.5%, इसे धार्मिक कार्यों में खर्च कर दिया जाता था। इसके बाद सुल्तान ने उस्र लगाया था जो सिंचाई कर था, और यह सिंचाई कर उस्र जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों का पानी लेते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। यह सामान्य तौर पर 10% होता था। अफसरों और राजस्व वसूल करने वालों को इसे एक निश्चित धन से अधिक वसूल करने का निषेध था। यानी एक सीमा से ज़्यादा 10% ज़्यादा मत वसूलो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा वसूली करता था कोई तो उसे दंडित किया जाता था। राजस्व के पदाधिकारी और वसूल करने वाले लोगों को जागीर देता था और भत्तों के रूप में उन्हें कुछ वेतन देता था जिससे वे जनता को कष्ट न पहुंचाएं। निश्चित तौर पर यह बड़ी बात थी कि उनको कुछ जागीर भी दे दो और वेतन भी दे दो जिससे वे प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। इसने आंतरिक व्यापार को भी मुक्त करने के लिए उसके ऊपर से वह अनेक कर हटा दिए जिनसे वस्तुओं के आने जाने में बाधा पड़ती थी। तो व्यापार के लिए भी इसने रास्ता खोल दिया। यह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण नीति मानी जाती है। जनता के लिए फायदा हुआ। यह आय में बहुत अच्छी वृद्धि करता है। यह जो भी काम किया उससे इसकी आय में बहुत वृद्धि हुई। इसकी आय की वृद्धि के जो कारण हैं, पहला यह है कि इसके समय अच्छी खेती हुई और बढ़िया तरह की फसलें बोई गई और उनका फायदा उठा, इससे राजस्व में वृद्धि हुई। दूसरा इसका सिंचाई कर था जो इसने कम कर दिया था। एक सीमा से ज़्यादा नहीं ले सकते थे अधिकारी, तो उससे भी फसल होने में फ़ायदा हुआ, राजस्व बढ़ा। तीसरा इसका बाग लगाने का शौक़ था, बाग बगीचे, और कहते हैं कि इसने लगभग 1200 बाग लगवाए थे जो दिल्ली और उसके आसपास, और इसमें उसे 1,80,000 टंका 1,80,000 टंका हर साल मिलता था, आय होती थी। प्रत्येक वर्ष आय इसका 1,80,000 केवल बाग से होता था, और इससे दिल्ली की खाद्य समस्या भी समाप्त हो गई। इन सब सुधारों से उसको बहुत फायदे हुए, क्योंकि कृषि पर एक फिक्स इसने कर दिया था राजस्व भी, तो वो भी एक फ़ायदे वाली चीज़ थी कि एक
किसान को भी पता था कि अब कितना हमें कर देना है, अब कैसे हमें व्यवस्था करनी है, नहीं तो पता ही नहीं चलता था कितना हमें देना है। तो इससे आय में बहुत वृद्धि हुई। अनाज, कपड़ा और बहुत सारी वस्तुएं जो थी वो सस्ती हो गई। उस समय के जो लेखक हैं बहुत इसकी बड़ाई करते हैं कि उस समय ना कोई गांव उजड़ा, ना कोई कृषि योग्य भूमि थी जो बिना जूते हुए पड़ी रहे। यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उपज में बहुत अधिक वृद्धि हुई होगी। एक लेखक उस समय के शमसे सिराज अफीफ लिखते हैं कि फिरोज के लाभदायक राजस्व सुधारों के परिणाम का उल्लेख इस तरह किया जा सकता है कि जनता के घर अन्न, संपत्ति, घोड़े और फर्नीचर भरे पड़े रहते थे। हर व्यक्ति के पास सोना चांदी था। कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसके पास आभूषण न हो। कोई ऐसा घर नहीं था जिसके पास पलंग और दीवान न हो। धन खूब था, सभी आराम से थे। आर्थिक दिवालियापन का सामना नहीं करना पड़ा। दोआब से 1,80,000 टंका की आय होती थी और दिल्ली का राजस्व 6,85,00,000 टंका तक पहुंच गया था। ये शमसे सिराज अफीफ लिखता है, शमसे सिराज अफीफ। अब ये तो इसके राजस्व की नीति की बात थी, इसका वर्णन था, इससे क्या फ़ायदे हुए, कौन से टैक्स लगाए गए। अब इसमें दोष क्या था, इसकी चर्चा करते हैं। राजस्व नीति के दोष क्या थे? सबसे पहला दोष था भूमि को ठेके पर देने की प्रथा। यद्यपि यह प्रथा पहले से चली आ रही थी और अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक इसे समाप्त करना चाह रहे थे और सीधा प्रबंध करना चाह रहे थे, लेकिन फिरोज ने इस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। राजस्व वसूल करने का काम सबसे अधिक बोली बोलने वाले ठेकेदार को दिया गया था। वह किसानों से अधिक धन बटोरने का प्रयास करते थे। यह स्वाभाविक सी बात थी। अधिक बोली लगाएंगे कि हम अधिक टैक्स दे सकते हैं इस एरिया से, तो किसान से ही उनको लेना था, किसान परेशान होता था। दूसरा दोष था कि इनमें जागीरदारी प्रथा थी। पहले इसके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय जो भी सैनिक और असैनिक पदाधिकारी थे वे नगद वेतन ज़्यादा पाते थे, जागीर कम देते थे। फिरोज शाह ने जो उनके सेनापति थे, सैनिक थे, असैनिक पदाधिकारी थे, सबको जागीर के रूप में वेतन देने का नियम बना दिया। यानी जागीरदारी प्रथा का विस्तार होता चला गया। जागीरों के पट्टे कुछ बट्टा काटकर जो पेशेवर लोग थे वे राजस्व वसूल करने वालों को बेच देते थे। इससे राज्य को हानि होती, जनता को कष्ट होता, जागीरदारों को भी अपनी भूमि का उचित कर मिलना था, उससे कम मिलता था। यानी एक आदमी ने ऊंची बोली लगा करके जागीर ले ली, फिर उस जागीर को टुकड़े टुकड़े में अपने ही नीचे बोली लगवा कर दे दिया वसूल करने के लिए। जागीरदार के अंतर्गत जागीरदार बन गए और वो सब इतना अधिक वसूलते थे कि उन्हें भी चाहिए और आगे पहुंचाना भी है। तो ये जागीरदारी प्रथा में अधिक से अधिक वसूलने का जो तरीका था वो बना रह गया।
तीसरा इसमें जो दोष था, जजिया के विस्तार में इसने कठोरता की। यह एक धार्मिक कर था जो मुख्य रूप से गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो मुसलमान नहीं हैं, वह चाहे हिंदू हों, बौद्ध हों, जैन हों, ईसाई हों, उनसे सबसे लिया जाता था। इसलिए यह अप्रिय था क्योंकि धार्मिक कर था। अब फिरोज तुगलक धर्म का कट्टर था, इसलिए इसे और कठोरता से सुलता था। उसे यह बात एकदम नीति विरुद्ध मालूम पड़ती थी कि ब्राह्मण को कुफ्र के आधार स्तंभ हैं, कि ब्राह्मण जो हैं कुफ्र के आधार स्तंभ हैं, इस पर कर से मुक्त रहें। इसलिए इसने सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। ध्यान रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला यही व्यक्ति है। आज यहीं पर इसे रोकते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।